हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फिर से मैथ का सेट नंबर 2 का। इसमें फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक कुल क्वेश्चन 60 हम लोग देखेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबको मैं बना करके दिखाऊंगा एक सटीक तरीके से, ताकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत तैयारी हो जाए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर लास्ट तक देखेंगे, लेकिन हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को अचीव करता है एग्जामिनेशन में आने के लिए। इसी साल नहीं बल्कि हर एक साल का यही कंडीशन है। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं दावा करता हूँ और 100% मेरा दावा, आज तक जितने भी हम लोग एग्जामिनेशन के लिए दावा किए हैं वो सब सही गया है। इसमें से आपके लगभग 25 क्वेश्चंस मिनिमम, एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे ही रहेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए लिख के आ रहा है, आपको बोल क्या रहा है, निर्देश क्या है इसका कि निम्नांकित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुने। ये 50 × 1 = 50, मतलब 50 क्वेश्चन से एक एक नंबर के हैं और 50 अंक के आपके कुल होंगे। लेकिन ये जो सेट मैं आपको दे रहा हूँ इसमें कुल 60 क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में भी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 16 क्वेश्चन ही रहेंगे, बट आपको केवल उसमें से 50 करने हैं। इसके लिए जो निर्देश है, जो इसके लिए फंडामेंटल है, जिसको आपको मेंटेन करना है, फॉलो करना है, उसको मैंने सेट 1 में समझाया है। आप जाकर फिर से उसको समझ सकते हैं। चलिए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने खुल चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक के संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए 1 से 10 तक का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक ऐसी संख्या खोजना है, एक ऐसी संख्या ढूंढना है, लिखना है जो इन सब संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो केवल क्या करना है ना, सबका एलसीएम निकाल दीजिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 और 3 से एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों से कटने वाला हो, तो 6। तो ये 6 कहाँ से आया, तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लिए। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकालिएगा ना, तो आपके सामने आएगा नंबर डी 2520। आप एलसीएम निकाल कर उसको चेक कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। 1.23 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इनमें कोई नहीं। पूर्णांक तो है नहीं, क्योंकि गिनती की संख्या, जैसे कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक का मतलब या माइनस हो या प्लस में हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, बोले कि 1 2 3 4 ऐसे करके पूर्ण होना चाहिए। अपरिमेय आप समझिए रहे, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 123/100, मतलब 123/100। तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने खुल चुका है कि 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं क्या है। देखिए 1/3 का मतलब होता है, आप इसको कटा सकते हैं 0.33, यही आपका आते जाता है, डॉट 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 कर जाता है आगे तक। 1/2 का मतलब हुआ 0.5। इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा पेयर, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, इसमें से कौन सा पेयर है जो इन दोनों के बीच का है। मतलब 0.33 से अधिक है और 0.5 से कम है। तो आप इसको भाग दे करके आप चेक कर लीजिएगा। इसको यदि आप 1/6 को डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.16 डॉट कुछ कुछ आएगा आपका ऐसे करके। इसका मतलब ये 0.16, तो ये आपका किससे, तो 0.33 से कम हो गया। इसका मतलब ये कैंसिल है। इसको देखिएगा तो दशमलव करेंगे तो हो जाएगा 50 आपका। तो 12 से कटाएंगे, 12 चौके 48, मतलब ये अधिक आ रहा है। ये 0.33 से अधिक आया है और डेफिनेटली 0.5 से कम है। इसी प्रकार से 3/8 जो इसका पेयर है, इसको लीजिएगा तो इसको कटाइएगा, नहीं कटेगा, दशमलव करेंगे हो जाएगा 30। तो ये आपका हो जाएगा 8 3 जा, मतलब 8 3 का 24 बचा 6, 8 से 56। मतलब आप देख सकते हैं कि 0.33 से अधिक है लेकिन 0.5 से कम है। तो इसलिए कन्फर्म हो गया कि बी आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों आपके पेयर हैं वो 1/3 से अधिक है और 1/2 से कम है। इसका मतलब यही है। यहाँ भी आप चेक इसी प्रकार से कर लीजिएगा, वो अधिक कम आएगा इसलिए वो नहीं होगा। बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको तो समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 5 बोल रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो द्विघात समीकरण है तो अधिक से अधिक शून्यक 2 हो सकता है, और नहीं तो यदि उसका अस्तित्व नहीं हो, मतलब शून्यक नहीं निकलेगा, तो 0 हो सकता है। तो आपका बी नंबर सही होगा, या तो अधिकतम 2 होगा और न्यूनतम 0 हो सकता है। तो 2 का 0 आपका ये आंसर रहेगा, बी आपका सही ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6
बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो होता है -b/a। रखिएगा -b का मतलब ये -5, तो -b का मतलब -5/a का मतलब ये x² के पहले वाला मतलब 3 माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, मतलब 5/3 मिला लेंगे। नंबर ए आपका सही आंसर है 5/3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब मिला सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया है। बोल रहा है कि बहुपद 3x² माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है आप समझ सकते हैं -b/a। तो -b तो b का मान ढूंढिएगा, मतलब x के पहले वाला, तो -5 है, -5/a, का मतलब 3 है ना, तो 3 रह जाएगा आपका, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब 5/3। ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, नंबर डी आपका आएगा सही आंसर 5/3। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। बाय द वे कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको त्रिघात बहुपद का या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता नहीं हो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसलिए नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि 2x माइनस 3y माइनस 2 = 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 = 0 निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी। इसके लिए जानकारी के लिए मैं आपको बता दूंगी, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 तो ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी। यदि होता है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो ऐसे कंडीशन में होता है क्या, रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। और यदि आता है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो ऐसे कंडीशन में रेखाएं होती है समानांतर। यहाँ देखिएगा तो यहाँ a1 ये a2 b1 ये b2 c1 c2। सबसे पहले a1/a2 निकालिएगा तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 मतलब कट क्या जाएगा 1/2। b1/b2 निकालिएगा तो -3 है और यहाँ पर -4 है, मतलब 3/4। आप देख सकते हैं यहाँ 1/2 यहाँ 3/4 तो बराबर नहीं ना है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी डीपली बताना संभव नहीं है क्योंकि टाइम भी मेंटेन करना होता है, बट मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप इस चीज़ से अवगत होइए और डेफिनेटली आप इसको समझिए। ये नहीं कि देखे वीडियो देखा टाइम वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं चलेगा काम, आपका टाइम डेफिनेटली वेस्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और वैसे भी जो लोग एकेडमिक तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाए हैं 3.4, 5, 6 सब बनाए हैं, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा समझाने की आवश्यकता मुझको नहीं पड़ेगी और अदरवाइज वो लोग आसानी समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अब आपका रहेगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना एवं इतना शून्योत्तर है। शून्योत्तर का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। फिलहाल इससे मतलब आपको नहीं है, आप रखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। मान यदि आप यहाँ रखते हैं तो आपके सामने क्या आपको मिलता है, तो a1 का मतलब यहाँ पहले वाला मतलब केवल के, a2 का मतलब इसमें का पहले वाला मतलब 2, b1 का मतलब यहाँ वाला मतलब 10 और b2 का मतलब यहाँ वाला 5। अब इसको कटा दीजिएगा, ये 2 बार में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k का कुछ नहीं तो 1 में गुणा करेंगे k रह जाएगा, यहाँ 2 का 2 में करेंगे 2 दूना 4, मतलब k का वैल्यू आपके सामने आ गया 4। ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे, सी आपका सही आंसर रहेगा क्योंकि 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा बहुत ध्यान से डीपली समझना पड़ेगा आपको। x² इज इक्वल टू 4 समुच्चय कौन सा होगा। मतलब दिया है आपका x² इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ समझिए फिर एक बार कि x² इज इक्वल टू दिया है 4, या x का वैल्यू निकालिएगा तो +-2 मतलब 4 का वर्गमूल, मतलब माइनस में 2 और कमा में प्लस में 2, तो -2, +2 आप ऑप्शन कंपेयर कर लेंगे तो नंबर आपका बी रहेगा सही आंसर, +2। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 2, -2 आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12। 3x² + 7x + 8 के मूलों की प्रकृति क्या है। अब इसके लिए तो आप जानते हैं, यदि d का मान आ जाएगा 0 के बराबर तो मूल क्या है, वास्तविक और समान मूल। यदि जी का मान बड़ा आ जाएगा 0 से तो वास्तविक और भिन्न मूल चाहे अलग मूल, और डी का मान यदि आ जाएगा माइनस में मतलब 0 से छोटा आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा।
तो यहाँ रखिएगा डी का मान सबसे पहले निकालिएगा। तो होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मतलब क्या पहले वाला मतलब 3 और गुणे बी का मतलब क्या 8, मतलब 7 7 49 और माइनस में आपका ये कितना जाए 4 × 12 और 12 बटे 96। तो घटा लेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, तो देखिए ना कम में से ज़्यादा घटाना है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, माइनस में कर लीजिए। 6 में से 9 जाएगा आपका रहेगा 7 और यहाँ है आपका 4, मतलब माइनस में 47। तो जो डी का मान आया माइनस में है ना, मतलब 0 से बड़ा छोटा आ गया, इसलिए मूल्यों का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं है का मतलब क्या, तो काल्पनिक है। तो नंबर सी आपका सही आंसर रहेगा, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 13। देखिए क्या बोल रहा है, अनुक्रम 3, 7, 11, 15 में डॉट डॉट कौन सा पद 43 है। तो मान लीजिए कि एनवा पद 43 है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। होता क्या है a + n - 1 इंटू डी, ए का मतलब पहला पद 3 + n - 1 और इंटू डी का मतलब क्या, तो अंतर 7 में से 3 घटा लीजिए 4, बस इसको सॉल्व कीजिए, एन का जो मान आएगा वही हो जाएगा पदों की संख्या। तो बनाते हैं, इधर लाकर इसको घटाएंगे, मतलब 3 को लाकर इधर घटाएंगे तो 40 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है नीचे आएगा तो बट्टा में 4 हो जाएगा, केवल n - 1 ये कटा देंगे तो आपका 10, मतलब आपका आ क्या गया कि n - 1 = 10, इसलिए n का मान निकालिएगा तो 10, इधर ये जाकर प्लस में हो जाएगा 1 मतलब 11, मतलब 11वां। तो 11वां पद आपका ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी रहेगा आपका सही आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपकी ये क्वेश्चन नंबर 14, एपी का पहला पद 2 है, मतलब a = 2, सार्वंतर 3 है, मतलब d का मान आपका 3 है। 8वां पद क्या होगा, 8वां पद का मतलब a8 का मतलब आप समझे हैं a + 7d। मान रखिएगा यहाँ पर आप, तो a का मतलब क्या रखना है आपको 2, तो 2 और प्लस या 7 गुणे d का मान आपको क्या रखना है, तो 3, तो 3 बना लीजिए। 7 × 3 = 21, 21 में 2 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 23। ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा, 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, एपी इतना का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर घटाना तो निकालना आप जानते हैं, कहीं भी दूसरे पद से पहले पद को घटा लीजिए, मतलब अगले पद से पहले उसके पहले वाले पद को घटा लीजिए। तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, 3 में 9 में से 6 घटाएंगे 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, मतलब 3 आपका सार्वंतर आ रहा है, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए सीरीज ज्ञात करना पड़ेगा, श्रेणी ज्ञात करना पड़ेगा। 2 अंकों वाली संख्याएं स्टार्ट होती हैं 10 से और ख़त्म होती है 99 पर, मतलब ये 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। इसमें केवल उन संख्याओं की सूची आप बनाइए जो 3 से डिवाइड है। तो सबसे छोटा सबसे पहले आएगा 12, क्योंकि 12 के पहले 11 है जो कि 3 से नहीं डिवाइड होता है। उसके पहले 10 है, वो भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 12 है, 15 है, उसके बाद से 18 है और डॉट 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 आपका 99 है। तो यहाँ ए का मतलब पहला पद 12, डी का मतलब 3 का अंतर आप देख सकते हैं 3, और एन मतलब लास्टवा पद है आपका 99, एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, एन = a + n - 1 इंटू में डी। मान रखिएगा एन का मतलब अंतिमवा पद कितना था 99 था ना, = a का मतलब पहला पद अभी मैं लिखा था 12 और n - 1 इंटू डी का मतलब कितना, तो गुणा में आपका यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ गुणा में 3। अब इसी को केवल आपको कैलकुलेट करना है। पहले 12 को लाकर इधर घटा लीजिए, तो लाकर घटाइएगा तो यहाँ देखिए 87 आपका आ जाएगा। ये 3 गुणा में है, नीचे लाइए तो 3 भाग में आ जाएगा, बराबर में केवल बचा आपका n - 1। इसको घटा दीजिए 87 को 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 9 27, मतलब n - 1 = 29 आ गया। क्या गया आपके सामने, तो n - 1 = 29। मान निकाल लेंगे आप n का, तो = हो जाएगा आपका 29 और प्लस में आपका 1 मतलब 30। तो 30 पद हैं, 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो 30 मतलब ए आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से हम लोग करेंगे 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके सामने ही है। बोल रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो उस चतुर्भुज कैसा होगा। समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है, आप जानते हैं, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का ये गुण है कि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं। नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। तो 17 का नंबर ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप, ये आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, आप इसको बना सकते हैं डेफिनेटली। देखिए ना, ये कह रहा है डी एन और बी सी समानांतर है, और ये आपका दे दिया है ए डी मतलब 2.4, ए ई = दिया है 3.2 और ई सी = दे दिया है आपका 4.8। तो बोल क्या रहा है, मान ज्ञात करना है बी डी का, मतलब इसका। तो चूंकि ये दोनों समानांतर है ना, इसलिए इतना का मतलब क्या 2.4 और बटा नीचे वाला बी डी जो कि ज्ञात करना है बी डी,
इज इक्वल टू इधर का भी इतना मतलब क्या, तो 3.2 और इतना नीचे वाला मतलब क्या 4.8। बस केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD का गुणा इसमें करेंगे तो ये गुणा में रह जाएगा, इन दोनों को पहले गुणा कीजिए, मतलब ये आपका 44.8 इंटू 2.4 मतलब आपके सामने ये आ गया, आ गया आपका, तो यहाँ आया था आपका कि 2.4 और इंटू में ये वाला मतलब 4.8 इज इक्वल टू ये BD गुणे इतना, तो इतना को फिर बट्टा में इसको भी ले लीजिए ना, 3.2 कटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। कटाएंगे हम लोग सबसे पहले इसको 8 से, 8 चौका 32 इतना रख लीजिए, ये 8 3 24 इतना रख लीजिए, दशमलव से दशमलव कर दीजिए कैंसिल, यहाँ गुणा इसको कटा लीजिए, 2 4 एकम में 4 और 4 दूना 8 गुणा करेंगे 12 3 36, एक अंक के बाद दशमलव 3.6 मिला लेंगे, आपका नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। देखिए कैलकुलेशन भले आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको डायरेक्टली इतना बटा इतना इज इक्वल टू इतना बटा इतना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको इसका मान निकालना है। आप कैलकुलेशन आप इसमें समझिए या खुद से आप कैलकुलेशन करके अपना कैलकुलेशन समझिए, आपका आंसर केवल 3.6 ही आएगा और सही आंसर भी रहेगा। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हुआ। आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप, समानुपाती, सर्वांग, इनमें कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका समरूप, बड़ा वर्ग हो या छोटा वर्ग हो, दो सब समरूप होते हैं। एक आयत की संलग्न भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा। देखिए विकर्ण इज इक्वल टू होता है L² प्लस B स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो लंबाई का मतलब 8 है, 8 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का मतलब 6 का स्क्वायर। इसको बनाइएगा, आएगा ये 8 नहीं 64, ये 6 6 का 36 मतलब 100, और 100 का वर्गमूल आप निकाल देंगे, आपका आ जाएगा केवल 10, मतलब विकर्ण आप गया आपका 10, तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, ये किस मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो अंडर रूट में मूल बिंदु से दूरी मतलब समझिए रहे हैं आप कि डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। मूल बिंदु का मतलब 0,0 उसका नियामक होता है, और ये आपका बिंदु दिया है -5,12। अब आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच का निकालना है। आप जानते ही हैं कि अंडर रूट में क्या होता है आपका 5 - 0 का स्क्वायर मतलब केवल 5 का स्क्वायर, प्लस ये 12 - 0 का स्क्वायर मतलब केवल 12 का स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला है। तो बनाइएगा तो ये आपका रूट में आ गया आपका 25 और प्लस में ये 12 बड़ा है 144, दोनों को जोड़ देंगे रूट में 169, क्या आ गया 169, वर्गमूल निकालेंगे केवल हो जाएगा 13, मतलब आपका आ जाएगा केवल नंबर बी 13 दिया है ऑप्शन, इसलिए बी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे कि यदि बिंदु में इतना 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 और संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों बिंदुएं संरेख है तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, के का। देखिए जब बिंदुएं संरेख हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब बिंदुएं संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, मतलब 3 बिंदुएं यहाँ 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 है, सीधे मिलाइएगा तो यहाँ तो त्रिभुज बन नहीं रहा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल आएगा आपका 0। इसीलिए आपको फॉर्मूला रखना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू x 1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में आपका x3 इंटू y1 माइनस y2 और इज इक्वल टू आपका चूँकि संरेख है बिंदु है तो कर देंगे आप 0। इसी को रखिए यहाँ, फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कीजिए, तो 1/2 x1 का मतलब देखिए ये है आपका x1 x2 x3, ये आपका y1 y2 y3, फॉर्मूला आप समझ गए हैं। तो x1 का मतलब 2, तो सबसे पहले 2, ये y2 माइनस y3 मतलब k - 7 आपका समझ रहे हैं ना, और प्लस में फिर से आपका x2 मतलब आपका 5 और अंदर आइएगा आप तो यहाँ आपका रहेगा 7 और -3 मतलब केवल 4 कर दीजिए, चूँकि हम लोग को केवल आंसर तक पहुँचना है थोड़ा जल्दी से। अब उसके बाद रह जाएगा आपका फिर से प्लस में ये x3 का मतलब 6 और इंटू में ये 3 माइनस के और क्लोज कर दीजिए इज इक्वल टू आपका 0, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ चूँकि तीनों बिंदु संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसको इधर भेजिएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये 2k क्या आ जाएगा आपके सामने, तो 2k और माइनस में ये 7 दूना 14 प्लस में ये आपका 4 × 5 = 20 प्लस में ये आपका 6 × 3 = 18 और माइनस में ये आपका 6k, यहाँ इज इक्वल टू 0 हल कीजिएगा, आपका k का मान डायरेक्टली इसके बाद से उस लाइन को आप हल करते हैं तो आपके सामने यहाँ आएगा क्या आया था, तो 2k - 14 प्लस 20, अभी जो मैंने लिखा था उसी को मैं पूरा कर रहा हूँ, प्लस 18k और -6k इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो -4k
इज इक्वल टू में चलिएगा, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका डायरेक्टली आप समझ लीजिए के इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, तो 6 मिला लेंगे ऑप्शन में, किसमें 6 है, तो नंबर डी आपका 6 है। आप एक बार अपने से कैलकुलेशन करके उसका आंसर तक जरूर पहुँचिएगा। डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से करेंगे आप 23, मतलब 23। मूल बिंदु का नियामक कौन सा है, 0 0, ए सही आंसर रहेगा आपका। यह किस चतुर्थांश में, एक्स का मान प्लस में है, वाई का मान माइनस में है, चतुर्थ चतुर्थांश का नियामक है, इसलिए नंबर डी आपका रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका tan 30 किसके बराबर, देखिए tan 30 का मतलब होता है 1/√3, और यही नहीं cot 60 का भी मतलब होता है, cot 60 का भी मतलब होता है 1/√3। तो cot 60 यदि दिया होगा उसको हम लोग सही कर लेंगे, नंबर बी दिया है cot 60, इसलिए नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इनमें कौन सत्य है, तो tan 30 प्लस ये आपका sin 30 प्लस tan 30 क्या मतलब बनता है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये tan 60 इज इक्वल टू cot 60, इसका मतलब होता है √3, इसका मतलब होता है 1/√3, इसलिए ये तो बराबर है नहीं, इसलिए गलत है। sec 45 का मतलब केवल √3 और cosec 45 का भी मतलब केवल √3, इसलिए ये सही हो जाएगा आपका, बी सही आपका आंसर रहेगा। यहाँ फिर से मिलाइएगा तो इसका मतलब होता है 1/√3, इसका होता है 1/√2, इसका मतलब होता है केवल √2, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, नंबर बी आपका सही हो रहा है। दोनों का मतलब होता है, दोनों का मान होता है √2। क्वेश्चन नंबर 27 इसका मान, देखिए यहाँ यदि क्वेश्चन ऐसा है ना तो 1 आप डायरेक्टली कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 5 देख रहे हैं ना इसको बदलेंगे तो ये आएगा cot 5, 10 को cot में बदलेंगे cot 5 और tan 5 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी बदलेंगे तो ये 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे केवल 1 रह जाएगा। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसको नहीं खींच रहा हूँ, नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। 28 यह किसके बराबर है, क्या दिया है आपका, पहले देखिए दिया क्या है, तो sin थीटा अपॉन नीचे 1 प्लस cos थीटा, हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए, मतलब 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस cos थीटा से गुणा यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए, सीधे सेम टू सेम लिख दीजिए, sin थीटा और इंटू में 1 माइनस cos थीटा, बस नीचे आइएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ऊपर आपका रह जाएगा केवल यहाँ पर sin थीटा और अंदर में आपका 1 माइनस क्या, तो cos थीटा, नीचे जो आप बनाए थे 1 का स्क्वायर का मतलब 1 रह जाएगा, और माइनस में आपका ये आपका cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। देखिए इस दोनों को बदले में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा, 1 sin थीटा से 1 sin थीटा कट जाएगा, ऊपर केवल बच गया 1 माइनस cos थीटा, नीचे एक केवल sin थीटा बच गया, मतलब बच क्या रहा है आपका, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन नीचे आइएगा, नीचे केवल बच रहा है sin थीटा। ऑप्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो आपको बी मिल जाएगा सही आंसर। 1 माइनस cos थीटा अपॉन सॉरी ये आपका आंसर नहीं रहेगा, आपका आंसर रहेगा यहाँ पर नंबर सी कि 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो 28 का आपका सही आंसर बना क्या, तो सी। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 भी आपके सामने है, 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, 5 कर लीजिए इसमें से कॉमन, तो आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा। देखिए 5 तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, इसलिए मल्टीप्लाई इसका मतलब होता है 1, तो 1, 5 के में 5 केवल आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन आप कंपेयर करेंगे, नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ भी वही चीज़ है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है आपका कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बी आपका 1 दिया, इसलिए बी सही आंसर रहेगा। 30 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मतलब 31। एक मीनार की जड़ से, ये मीनार है, इसके जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, इसके जड़ से ये 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसके शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मतलब ये ज्ञात करना है आपको, डायरेक्टली एच मान लीजिए, tan 30 रखिएगा आप डायरेक्टली यहाँ पर, क्या, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू पी का मतलब होता है एच और बटा बी मतलब नीचे है आपका 20, मतलब tan 30 का मतलब 1/√3 और इक्वल टू एच बट्टा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच का मान आपका आ जाएगा कि 20 और बट्टा में √3, तो ये आपका हो जाएगा 20 और बट्टा √3 का मतलब 1.73। इसको केवल आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करेंगे यदि आप इसको तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद 11.454, ऑप्शन आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ आपका ए नंबर बन रहा है आपका कि 11.54। क्वेश्चन नंबर आप 32,
टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई, ये टेलीफोन है, इसके खंभे की ऊंचाई और छाया इन दोनों का अनुपात √3 है। मतलब ये √3 है तो ये आपका 1 है। तो बोल रहे कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये ज्ञात करना है, ये का मतलब ये ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए थीटा जो आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ फॉर्मूला यदि आप लगाते हैं tan थीटा = इसके सामने वाला p/b मतलब √3/1 मतलब केवल tan थीटा = √3/1 का मतलब केवल √3। ये आपका tan थीटा, तो tan थीटा छोड़ देंगे √3। tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, केवल थीटा = आ गया आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब सी आपका सही आंसर आएगा, 32 का सी हुआ। क्वेश्चन नंबर अब आप बनाएंगे आप 33। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ये एक ट्रिक है, आप समझ लीजिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि ए बी और सी डी दोनों दो वृत्तों को उभयनिष्ठ जीवाएँ हैं, एक दूसरे को पी पर काटती हैं, उभयनिष्ठ जीवाएँ हैं ना, इसलिए जितना बड़ा ए बी और सी डी दोनों उभयनिष्ठ जीवाएँ हैं, तो जितना बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा सी डी होगा। तो 8 सेंटीमीटर, तो सी डी का भी मान 8 सेंटीमीटर। मिला लेंगे, कहाँ आपका ऑप्शन है, तो नंबर बी आपके सामने सही आंसर आ जाएगा कि 8 सेंटीमीटर हो गया आपका नंबर बी। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 34। देखिए चित्र में पी क्यू मतलब ये वाला किस प्रकार की रेखा है, आप समझ सकते हैं। आपको सारा फॉर्मूला लिखवा है, आपको सारा डिफिनेशन लिखवा है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब काटना चाहिए, तो है नहीं। स्पर्श रेखा का मतलब कहीं एक जगह स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श किया नहीं इसलिए है नहीं। अप्रतिच्छेदी रेखा, हाँ तो अप्रतिच्छेदी रेखा है क्योंकि वृत्त को ना तो स्पर्श कर रहा है नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब सी आपका हो जाएगा सही आंसर। तो नंबर 34 का सी अप्रतिच्छेदी रेखा। अब करेंगे 35। किसी वृत्त के परिधि पर का कोण केंद्र पर का कोण का कितना होता है। मान लीजिए कि ये आपका एक वृत्त हो गया, ये हो गया आपका जीवा, ये हो गया आपका केंद्र ओ। एक बना रहे हैं परिधि पर कोण ये वाला, एक बना रहे हैं केंद्र पर कोण। हो सकता है सामने भी बना दें कि यहाँ केंद्र पर कोण बना दिए और यहाँ से बना दिए परिधि पर। तो ये आप क्लास 9th का प्रमेय है, थ्योरम है कि वृत्त के परिधि पर का कोण उसके केंद्र पर के कोण का आधा होता है। और ऐसे फिगर भी दे करके आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला तो डेफिनेटली छोटा है, छोटा है का मतलब आधा है, तो आधा आप मिला लीजिएगा, नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ये दो आपके वृत्त हैं, एक ये हो गया, इसकी त्रिज्या है कितना, तो 2 सेंटीमीटर, और एक ये बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या है कितना, तो 5 सेंटीमीटर। फिर समझिए, बोल रहे कि दो वृत्त हैं जो अंतः मतलब अंदर से स्पर्श करती हैं। ये एक छोटा वृत्त हो गया और इसके बाद में ये एक बड़ा वृत्त हो गया। फिर स्पर्श नहीं किया, एक बार मैं स्पर्श करा करके खींचना चाहूँगा। ये छोटा वृत्त हो गया, ये हो गया आपका बड़ा वृत्त। समझिए, ये छोटा वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ वृत्त ये छोटी वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 2 सेंटीमीटर और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। मैंने बाहर इसका केंद्र क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर तो जगह मेरा है नहीं बचा इधर, तो मैंने यहाँ पर केंद्र इसलिए लिया है बड़े वाले वृत्त का, छोटे वाले का वृत्त का यहाँ, क्योंकि ये यदि पूरा व्यास बनाइएगा तो 4 होगा, इसका अकेले त्रिज्या 5 है, इसका मतलब इसका बाहर है। तो बोल रहा है ना कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, आप खुद समझिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 2 है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 में से 2 जाएगा, मतलब 3 बचेगा ना, तो 3 बहुत आसान क्वेश्चन, तो इसलिए इसका 3 रहेगा। अब ऑप्शन में हम लोग मिला लेंगे, कहाँ आपका 3 दे रहा है, तो नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही, क्योंकि ऑप्शन ए में ही है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 37। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई से पाई कैंसिल, आर का मान निकालिएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 का मतलब कि 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर का मतलब 8। आपको क्या निकालना है, डी का मतलब क्या होता है 2r, मतलब r का 2 गुना, तो r का मतलब यहाँ पर 2 तो है, r का मतलब 8 गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, मतलब आपका व्यास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 38, मिलाइए क्वेश्चन नंबर 38। दो वृत्तियों की परिधि का अनुपात 3:5 है। परिधियों का अनुपात ना, मतलब बड़ा वाला जो वृत्त है
तो उसको छोटा एगो वृत्त पहले वाला का स्मॉल आर मान लीजिए, दूसरे वाले वृत्त का कैपिटल आर मान लीजिए। चूँकि पहला वाला कम है, बाद वाला अधिक है, इसलिए मैं ऐसा मानना चाह रहा हूँ। तो परिधियों का अनुपात मतलब 2 पाई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू है आपका कि कितना 3:4। तो क्षेत्रफल का अनुपात आर का मान निकालेंगे तब तो क्षेत्रफल निकालेंगे ना, पहले आर का मान निकालिए। तो दिया क्या है कि 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है आपका, तो 3/4। देखिए रेशियो का मतलब होता है अपॉन, इसलिए मैंने इसको ऐसे स्टेबलाइज किया। ये कट जाएगा आपका, मतलब के स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू आ गया 3:4। चलिए पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर मतलब पहले वाला का क्षेत्रफल बटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही पूछ रहा है। ये पाई से पाई कैंसिल, एक के बार स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर करके सबका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, सबसे बेहतरीन रहेगा। मान रख दीजिए, अभी निकाले थे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का मतलब 3/4 और स्क्वायर चूँकि है इसलिए स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 9/16, मतलब हो जाएगा 9 और रेशियो आपका 16। तो मिला लेंगे, ऑप्शन कंपेयर कर लेंगे, नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा 9:16। तो बी आपका सही आंसर रहेगा। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 39। एक वृत्त की परिधि इतना से बढ़ाकर इतना हो जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। मतलब पहले परिधि कितना है, तो इतना है, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू केवल 4 पाई पहले था। ये पाई से पाई कैंसिल कीजिए और 2 से ये 2 बार में, मतलब आर का मान पहले है केवल 2। अब परिधि को आप बढ़ा दिए हैं, कितना कर दिए हैं, 8 पाई कर दिए हैं। मतलब 2 पाई कैपिटल आर इसको मान लेते हैं, कर दिए हैं आप 8 पाई। पाई से पाई कर दीजिए कैंसिल, 2 से ये 4 बार में, मतलब अब आर का यदि आप डायरेक्टली आर पर ध्यान दीजिएगा तो पहले था 2, अब आप कर दिए हैं कैपिटल आर का मतलब 4। तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो बड़े वाला का क्षेत्रफल ऊपर रखिए, छोटे वाला का क्षेत्रफल नीचे रखिए। मतलब पाई स्मॉल आर स्क्वायर बट्टा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कटा दीजिए, इसको पता चल जाएगा आपका कैपिटल आर का मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का मतलब क्या, तो 2 का स्क्वायर। तो करेंगे आप तो 4 चौका 16 और 2 दूना 4, कटा देंगे केवल 4 बार में, मतलब 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा कि 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोला का आयतन होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यू, और गोला का चूँकि पिघलाना है चाहे गलाना है तो उसका आयतन ही रहेगा जितना वो जगह छेके। तो ऊपर वाला आयतन ऊपर लिख दीजिएगा, दूसरा वाला आयतन नीचे लिख दीजिएगा और उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 4/3 पाई आर क्यू, आर का मतलब 4 है ना, तो 4 का क्यू अपॉन फिर 4/3 और पाई आर क्यू, आर का मतलब स्मॉल 2, आर मतलब 2 का क्यू तो 2 का क्यू। यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई ख़त्म, ये 4 का क्यू कीजिएगा हो जाएगा आपका 64, ये 2 का क्यू करेंगे हो जाएगा 8, 8 से 8 को कटा दीजिए 8 बार में, मतलब आ गया आपका 8। छोटी छोटी 8 गोलियाँ बनाई जा सकती हैं, तो सी आपका सही आंसर रहेगा 40 का 8 आपको आगे। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, और केवल इजी ही नहीं, मैं एकदम सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, एग्जामिनेशन को देकर आने के बाद बहुत सुकून महसूस होगी आपको। ऐसे यदि क्वेश्चंस आप जान लेते हैं बनाना, तो नहीं आ रहा है वीडियो को कई बार देखिए, इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। मैं पूरा सॉल्यूशन विस्तृत रूप से नहीं बना पा रहा हूँ, कारण है टाइम मैनेजमेंट। वीडियो ज़्यादा लंबा, वैसे भी हम लोग का लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जा रहा है 60 क्वेश्चंस को बनाने में। तो यदि आप इतने देर में भी, हालांकि मैं समझा रहा हूँ तो समय कुछ ज़्यादा लग रहा है, आप इतने देर में भी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चंस करते हैं 60 क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 41 बोल रहे कि 60 सेमी ऊंची एक बाल्टी है। पहले बाल्टी देखिए, एच इज इक्वल टू आपका 60 सेमी, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा। त्रिज्याएँ हैं, इसकी ऊपरी वाली त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, नीचे वाली त्रिज्या है आपका 8 सेंटीमीटर। छिन्नक है, छिन्नक के लिए आप छिन्नक का जाकर फॉर्मूला याद कीजिए ज़बरदस्त ढंग से। छिन्नक आप फिगर देखिए, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, एच क्या है, एल क्या है, जाकर आप वहाँ समझिए। तो ये हो गया आपका कैपिटल आर का मतलब आपका 20, ये वाला स्मॉल आर का मतलब आपका 8, याद रखिएगा। एच का मतलब 16, कैपिटल आर 20, स्मॉल आर 8।
पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आपका फॉर्मूला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए कि पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो देखिए आपको यहाँ एल तो चाहिए ना, तो एल को निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है कि एच स्क्वायर प्लस ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है आपके पास। एच का मतलब 16 अभी मैं लिखा था, तो 16 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर मतलब 20 माइनस 8 मतलब 12 का स्क्वायर, समझे ना। इसको बनाइएगा और लेकिन ये चीज़ देखिएगा, ये स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है, मतलब इधर आइएगा तो ये सारा रहेगा आपका रूट में, यदि केवल एल का मान निकालिएगा तो। अब आपका आ जाएगा एल का वैल्यू निकालिएगा सीधे रूट में, तो 16 है 256 और प्लस में आपका केवल रहेगा यहाँ पर ये आया था 12 ना, मैंने 144, इन दोनों को एक में कर लीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये आपका कितना हो गया, ये 10 का जीरो आरसी लेके ये आपका 10 का जीरो आरसी लेके 3 1 4 मतलब 200 का मतलब 20। इस प्रकार से आपका एल का मान आ गया केवल यहाँ पर 20। आपको निकालना है आपका क्षेत्रफल ना, फॉर्मूला लगाइए पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब 22/7 गुणे के स्मॉल एल का मतलब अभी मैं 20 निकाला था, और गुणे में ये 20 है ये 8 है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे 28, कटा दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये 700 का 28 गुणा कर लीजिए, तो ये 22 का 4 में गुणा करेंगे हो जाएगा केवल 88 और गुणे में 20 कर लीजिएगा, गुणा 88 का 20 में, तो 88 का 20 में जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17 मतलब आपका आ गया 1760। तो नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, तो बी इसका बन जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे इसका 42 बेलन की त्रिज्याएँ 3:5 हैं और उनकी ऊंचाइयाँ 2:3 हैं के अनुपात में है, तो उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, दो बेलन है तो पहले वाले की त्रिज्या स्मॉल आर मान ली है, दूसरे वाले की त्रिज्या कैपिटल आर मान ली है। दिया है आपका 3/5, ये रेशियो का मतलब वही अपॉन, और एच देखिएगा तो कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू है आपका 2:3 बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मतलब पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, यही ना, पाई से पाई कैंसल, स्मॉल इसको डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे सिचुएट कर सकते हैं कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, समझे ना, और गुणा में के स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच, हम लोग ऐसे भी इसको सजा सकते हैं। मान रखिएगा ये 3/5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू एच बटा एच का मतलब 2/3, ये 3 या 9 और बट्टा में आपका 25 और गुणे 2/3 कटा लीजिए, 3 से 3 तरीका 9 मतलब 6 बट्टा आपका केवल 25, मतलब हो गया आपका 6:25। देखिए ऑप्शन इसका मिस्टेक है जी, आपको किसी भी ऑप्शन में 6:25 नहीं दिया है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन से मैं तो आपको समझाया ना, मान लीजिए यही आपका डी वाला दे दिया है कि 6/25 मतलब रेशियो में, आपका सही आंसर यही हो जाएगा। आपको कंसेप्ट समझना है, आप कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन मिस्टेक होना ना मिस्टेक होना थोड़ी बहुत समस्याएँ आती रहती हैं, आपको उसका सामना करना होगा। क्वेश्चन नंबर 43 अब देखेंगे, आप देखिए क्या बोल रहा है। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 43। बोल रहा है कि किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, मतलब अंतर मतलब घटाओ ना, तो बहुलक और माइनस में क्या, तो माध्यिका इज इक्वल टू क्या दे दिया है आपका कि 24। पूछ क्या रहा है कि माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इनके बीच फॉर्मूला है एक कि बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो 3 माध्यिका चाहे माध्यिका और माइनस में 2 माध्य, यही फॉर्मूला है आपका, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। बहुलक का मान यहाँ निकालिएगा तो ये माध्यिका को उधर भेजिए प्लस में जाएगा, मतलब 24 प्लस माध्यिका हो जाएगा, मतलब बहुलक की जगह पर लिख दीजिए 24 प्लस माध्यिका, क्या लिख देंगे कि 24 प्लस माध्यिका होगा ना, ये माध्यिका और इक्वल टू में आपका है 3 माध्यिका आप माइनस में 2 माध्य होगा ना। अब चलिए देखिए क्या करते हैं,
इधर तो 24 को आप छोड़ दीजिए, ये केवल माध्यिका है, इधर 3 माध्यिका है, इधर लाकर इसमें घटाएंगे 2 माध्यिका होगा, मतलब 2 माध्यिका और माइनस में 2 माध्य, 2 माध्यिका और माइनस में 2 माध्य, मतलब 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 24 इजिकल टू आ जाएगा, 2 कॉमन कीजिएगा तो माध्यिका माइनस माध्य क्या आ जाएगा आपका कि माध्यिका और माइनस में केवल यहाँ पर माध्य। अब ये 2 से कटा देंगे 12 बार में तो आ गया ना, माध्यिका और माध्य का अंतर मैंने घटाव आपका 12 आ गया। ऑप्शन आप कंप्लीट कीजिएगा तो नंबर ए आपका सही ऑप्शन आपके सामने मिलेगा, केवल 12। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 44 मतलब 44। मिला ये क्या बोल रहा है, इतने का माध्य 13 है। इतने का माध्य का मतलब क्या, 11 प्लस 12 प्लस x प्लस 13 प्लस y प्लस 18 प्लस 19 और बट्टा में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो बट्टा 7 इज इक्वल टू 13। माध्य निकालने का ये ना फॉर्मूला है, तो क्या कर देंगे यहाँ जोड़ लीजिए 11 प्लस आपका उसके बाद से 12 प्लस आपका उसके बाद से क्या है x प्लस आपका 13 प्लस आपका इसके बाद से क्या बन रहा है y प्लस आपका 18 प्लस आपका 19 और बट्टा में 7, चूँकि 7 को 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 पद है और बराबर में आपका 13। समझे ना। अब क्या कर दीजिए यहाँ x और y प्लस में आपका रह जाएगा x प्लस वाई प्लस इन सब को जोड़ दीजिए, जो जोड़ना था ऊपर हम लोगों को, इन सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 18 दूनी 36 37, 37 में 3 जोड़िएगा आपका 50, 50 ये आपका 61, 61 में जोड़िएगा 73 आ जाएगा ना आपका 73 और बट्टा में ये 7 था ना, 7 को लेकर चलिए इधर 13 से गुणा कीजिए 13 7 91 घटा लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 91 माइनस 73 मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 में से 7 3 जाएगा आपका बचेगा यहाँ पर 8 और ये आपका केवल 18 बचा ना, मतलब मिलाइएगा तो नंबर ए आपका सही रहेगा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 भी आपके सामने है, माध्यिका पूछ रहा है। पिछले सेट में जो सेट नंबर 1 आप बनाए हैं उसमें मैं आपको बताया था कि सबसे पहले माध्यिका पूछेगा, आप उसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। तो सजाइए ना, सबसे कम 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 8 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 संख्या है ना, 2 इधर छोड़ दीजिए 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में बच गया केवल आपका 4 हो गया आपका आंसर माध्यिका। तो और वहीं यदि 2 संख्याएं बीच में आ जाती तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते तब निकलता माध्यिका। मतलब फिलहाल यहाँ 4 आ गया बीच में, इसलिए आपका नंबर ए रहेगा सही आंसर। अब इसका बहुलक पूछ रहा है, बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बनाया हो। तो देखिए ना 5 सबसे ज़्यादा बनाया है, 1 2 3 बार 5 आया है जो कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 5, मतलब बी आपका सही आंसर रहेगा। 46 भी किया आपने कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बोल क्या रहा है, एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। पहले देखिए एक सप्ताह में कितना सोमवार होता है, केवल 1। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से ही बनाइएगा कि एक सप्ताह में सोमवार कितना होता है, केवल 1 अपॉन एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं तो 7। एक सप्ताह में केवल 1 ही सोमवार होता है और कुल मिलाकर दिनों की संख्या होती है 1 वीक में 1 सप्ताह में 7। तो इसका प्रायिकता आपको निकल गया 1/7 मतलब 1/7। ऑप्शन मिलाइएगा, नंबर सी आपका सही रहेगा 1/7। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे आप 48 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल पट आने की प्रायिकता। पहले देखिए 2 सिक्के को उछालिएगा तो क्या क्या आ सकता है। हेड को मान लीजिए एच से डिनोट करते हैं और टेल मतलब जो चित है मतलब हेड है उसको एच से, जो पट है मतलब टेल है उसको टी से डिनोट करते हैं। तो पहला तो या तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, या दोनों सिक्के पर टेल ही आ जाए, या पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल आ जाए, या पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए। मतलब कुल मिलाकर 4 ही ऑप्शंस बनते हैं यदि 2 सिक्कों को उछालते हैं तो, और वहीं 3 सिक्कों को उछालते हैं तो ऑप्शन बढ़ता है 8 ठो। यहाँ केवल ऑप्शन बना आपका 4 ठो, 4 ऑप्शन केवल बनेगा। बोले कि एक पट आना, तो किसमें एक पट है, तो इसमें एगो पट है मतलब टी, इसमें भी एगो टी है, मतलब 2 बार एक टी आया है अकेले। कुल ऑप्शंस कितने हैं तो 4, नीचे रह जाएगा 4, डिवाइड कर दीजिए 2 बार में मतलब 1/2। ऑप्शन आप मिला लेंगे, नंबर ए आपका सही रहेगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अभी मैंने 48 में इसको मैंने पूरा किया है कि जब 2 सिक्कों को हम लोग उछालेंगे 2 बार, चाहे एक ही सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 4 आपके ऑप्शन से बनेंगे।
और यदि 3 सिक्कों को उछालेंगे या एक ही सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो आपके 8 ऑप्शंस बनेंगे। यही पूछ रहा है कि 3 सिक्के को उछालिएगा तो क्या बनेगा, 8 ऑप्शंस बनेंगे। चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं हम लोग कि एच, हालांकि आप जानते हैं, छोड़िए मैं उसको नहीं लिखूंगा, लेकिन 8 ऑप्शंस बनेंगे, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, ये पी प्लस पी बार, आप जानते हैं दोनों को जोड़ने पर मतलब किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता दोनों को करने पर 1 आता है, मतलब प्रायिकता का कुल योगफल 1 होता है। मतलब पी ई प्लस में आपका पी ई बार इज इक्वल टू आपका आता है 1। पूछ क्या रहा है पी ई बार ना, तो पी ई बार का मान निकालने का मतलब कि 1, और इसको लेकर उधर घटा लीजिए। इसको घटाने का मतलब क्या, पी को घटाना, पी मतलब क्या 0.7, तो 1 में से घटा लीजिए 0.7, केवल आपका बच जाएगा 0.3। ऑप्शन मिला लीजिए किसमें आपका 0.3, नंबर बी आपका है 0.3, इसलिए ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 भी किया आपने कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 51, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक का मतलब कि डी का मतलब क्या होता है b² माइनस 4ac, वैल्यू रखिए। b का मतलब क्या, x के पहले वाला मतलब -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मतलब 2 इंटू c का मतलब लास्ट वाला 3 बनेगा। ये 4 चौका आपका 16, माइनस में ये 4 दूना आपका 8, 8 3 का 24, मतलब आ क्या रहा था 16 माइनस 24 मतलब -8। मिला लीजिए किस में -8 दिया है, तो नंबर सी आपका मिलेगा सही आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इसको तो स्टार्टिंग में देना चाहिए। कौन परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल निकलता है वही ना परिमेय संख्या है। पाई तो अपरिमेय है कन्फर्म, 7 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय। ये देखिए ना, ये तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय निकलेगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी अपरिमेय। इसका निकलेगा 16 का मतलब 4 और 25 का मतलब 5, मतलब 4/5, इसलिए ये आपका सी नंबर है परिमेय संख्या। यहाँ देखिए, अब तो एनवा पद के लिए कई सारा हम लोग फॉर्मूला, कई सारा क्वेश्चन देख लीजिए। एनवा पद इज इक्वल टू होता है an + n - 1 इंटू डी, तो वो वही बोल रहा है कि प्रथम पद ए हो और सारा बनता डी हो, तो एनवा पद क्या होगा a + n - 1 इंटू डी, मतलब बी आपका सही आंसर आएगा, a + n - 1 इंटू डी, तो 53 का नंबर बी सही आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 मतलब 54, एक वृत्त के बाह्य बिंदु पी से, कोई वृत्त है इसके बाह्य बिंदु पी से पीए तथा पीबी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। पीए है आपका 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि ये पीबी कितना होगा, ये ए है और ये बी है, पीबी कितना होगा। आप जानिए ना, पीए जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा पीबी होता है, दोनों की लंबाई तो बराबर होती है, क्योंकि प्रमेय है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए ये भी आपका जितना ये है उतना ये भी रह जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। अगला नंबर 55, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या की श्रेणी बनाइए, तो होता है 2 3 5 7, समझे ना, उसके बाद 11 जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटे, तो सबसे छोटी 2 है ना, इसलिए आपका नंबर 55 का सी रहेगा सही आंसर, क्योंकि सी में दिया है आपका 2। क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 और लास्ट पेज आपका इस सेट का, ये इसको P/Q के रूप में लिखिएगा, क्या होगा, तो ये होगा आपका नंबर ए। इसको बनाकर हम लोग देख भी सकते हैं, पिछले सेट में क्वेश्चन हम लोग ऐसे किए भी हैं। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है, जो पूछता है उसको हम लोग मान लेते हैं x, मान लेते हैं ना, इसको मान लीजिए x। ये 0.23 आता है, बार का मतलब वही हुआ, दोनों तरफ 100 से गुणा कीजिए, तो इधर गुणा कीजिएगा ये हो जाएगा आपका 100x, इसको 100 से गुणा कीजिएगा तो 2 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, मतलब 23.23 ... मतलब इसको यहाँ बनाइएगा तो ये तो आपका आ गया 100x इज इक्वल टू, ये आपका, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 23 और प्लस में 0.232323 ... मतलब 100x तो आपका 100x और बाय बट इज इक्वल टू में 23 तो 23 प्लस 0.232323 का मतलब फिर से x है ना हुआ, इसको ला के घटा लीजिए, मतलब 99x इज इक्वल टू केवल 23, x का मान निकालिएगा तो ये 23/99, मतलब ए आपका सही आंसर है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको पहले बता भी चुका हूँ कि नंबर ए आपका रहेगा आंसर। ये देखिए, साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू ए है और कॉस 65 डिग्री इज इक्वल टू बी है, तो a² + b² का मतलब साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1, तो यहाँ थीटा का मतलब दोनों जगह 65 डिग्री है, इसलिए 1 आपका सही आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58,
बोल क्या रहा है कि 3 पूर्णांक मतलब 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। हर 8 है ना, 8 का मतलब केवल होता है 2 × 2 × 2, मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा, मतलब ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है। AP 9, 13, 17, 21, डॉट का 20वां पद क्या होगा। 20वां पद का मतलब क्या होता है, A20। फॉर्मूला क्या होता है, A 20वां पद का मतलब A + 19D। एक कम करके लिखते हैं, A का मतलब पहला पद मतलब 9 है तो 9 प्लस 19 और गुणे D का मतलब सार्व अंतर, कहीं से भी घटा लीजिए, 13 में से 9, 17 में से 13 या 21 में से 17, आपका आएगा केवल 4। बनाइएगा 9 + 19 चौके कितना होता है, 76। क्या होता है, 19 चौके 76। 76 में जोड़ दीजिएगा आप 9 को, यही ना, 76 में जोड़ दीजिएगा आप किसको, 9 को, तो आपका आ जाएगा 85। 76 और 9 हो जाएगा आपका 85। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ए रहा सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और इस सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। रैखिक समीकरणों का युग्म क्या कहलाता है, विरोधी, या उसी को बोल सकते हैं असंगत। देखिए जब A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप रेखा खींचते हो तो रेखाएं होती हैं समानांतर, मतलब किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होता इसलिए इसको बोलते हैं असंगत या विरोधी। तो फिलहाल यहाँ बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है का मतलब नंबर डी विरोधी है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का रहेगा डी आपका विरोधी। तो चलिए इसी के साथ आपका नंबर सेट, ये सेट नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाभान्वित होते रहने के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन को देखने के लिए, प्रत्येक सेट के प्रत्येक क्वेश्चन को देखने के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर अंक हासिल करने के लिए, एक बेहतर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, बेहतर मार्क्स को अचीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ चैनल का भी लाभ होते रहे। और जो मेरा यह प्रयास है डेफिनेटली उससे कोई और भी लाभ हो, और जितने लोग लाभान्वित होंगे उससे मेरा भी हेल्प होते रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के, कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।